कवि सम्मेलन देख देख के घर की शीला देवी को शेर और शायरी का बुखार चढ़ गया था। अब वो सीधे मुंह किसी को जवाब ही नहीं देती थी। उनके पति और उनका बेटा तो काम करने घर से बाहर चले जाते थे और उनकी शायरी झेलनी पड़ती थी बहू रेणु को। अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी, संदूक पे रखी संदूक, संदूक में रखे झुमके, बहू झुमके निकाल के दे मेरे, कहाँ लगा रही है ठुमके। माँ जी, झुमके तो आपके निकाल दूंगी मैं, लेकिन आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा? छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक बड़ा, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में मत टांग अड़ा। शौक अलग बात है, लेकिन हर चीज में अपना शौक डाल देने से जग हंसाई हो सकती है सासू माँ। अरे मैं हूँ एक नंबर कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं, तुम घर के कामों में उलझी, समझोगी मेरी कला नहीं। ठीक है माँ जी, आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लाओ मैं आपके झुमके ही निकाल कर दे देती हूँ। बहू सास के झुमके निकाल कर देती है और वहां से चली जाती है। शाम को बहू अपने पति से शिकायत करती है, सुनिए जी, आप माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाना है माँ को? अरे अपनी शायरी थोड़ी कम करे ना। अरे तुमको उनकी शायरी से क्या दिक्कत है? अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में सब लोग हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन शीला जी तो शायर हो गई हैं। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों का क्या टेंशन लेना। अरे वाह, मैंने भी शेर कह दिया, वाह 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 वाह। देख लो, तुमसे किसी ने कहा नहीं और तुम्हारे सामने कोई माँ की बुराई नहीं करता तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा। अरे तुम खामखा की बात का बतंगड़ बना रही हो। चलो चाय बना कर ले आओ मेरे लिए, साथ पियेंगे, कोई ढंग की बातें करेंगे। रेणु चाय बनाने लगती है। पहले वो अपने पति को चाय देती है, फिर सास को और आखिर में अपने ससुर को। लेकिन वो देखती है कि ससुर जी कुछ परेशान से हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई बात हो गई है क्या? अरे तेरी सास बात बात पे शायरी करती है। कल मैंने पूछा कि खाना खाया तो तेरी सास ने क्या जवाब दिया पता है? अरे गलती की और आरोपी ने कोड़े खा लिए फटाफट, खाना तो नहीं पर पकोड़े खा लिए झटाझट। अब बता क्या जवाब दूं इस बात का? वो तो सभी से शायरी में ही बात कर रही हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। बेटा उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं तो आम बातचीत में भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, शायरी में क्या बोलूंगा भला। ससुर ने जैसे ही कहा कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, बहू को ये बात जच गई। अगले ही दिन वो शायरी की कुछ किताबें लेकर आई और शायरी की प्रैक्टिस करने लगी ताकि सास को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। उसने दिन रात एक कर दिए। एक दिन सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी रेणु सबके लिए बिरयानी बनाकर लाती है, लेकिन सास को बिरयानी भाती नहीं। कौवा करता काऊ काऊ, चिड़िया बोलती ची ची, इतना खराब बिरयानी बनाई है कि मुंह से निकले छी छी। बस इसी मौके का तो बहू को इंतजार था, क्योंकि अब बहू सास को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थी। माँ जी, हमको अपनी ये बेकार शायरी ना सुनाइए, जैसी भी बनी है बिरयानी चुपचाप खाइए। ससुर जी और रेणु के पति ने रेणु का जवाब सुनते ही जोर से ताली बजाई और सास ने जब रेणु का शायराना जवाब सुना तो उनके गले में बिरयानी अटक गई। बहू ने एक और शायरी का तीर छोड़ा। शायरी में बहू के सामने सास हो जाएगी ढेर, क्योंकि सास मारेंगी एक शेर तो बहू मारेगी 1.25 शेर। सास को छोड़ के सब वाह वाह करने लगते हैं। आज पहली बार सास को नहले पे दहला मिला था और रेणु ने सास का मुंह चुप करा दिया था। अगले दिन रेणु का पति उससे कहता है, अरे वाह, तुमने तो माँ की बोलती बंद कर दी, मजा आ गया। अब मेरे लिए कुछ बना दो, खाकर मैं काम पर चला जाऊं।
शायरी ही है मेरा जीवन, वही करूँगी जी भर के। नौकरानी रख लो कोई, काम नहीं करूँगी मैं घर के। अरे तुम क्या माँ जैसी हरकतें करने लगी, सीधे सीधे बात करो ना। हो गई कल शायरी, रोज थोड़ी ना करोगी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दो, जो मुझे शायरी से रोके उसके कान मरोड़ दो। पति घबराकर वहां से चला जाता है और बाहर उसके पिताजी के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों अपनी बीवियों की शायरी से परेशान है। ससुर को पछतावा होता है कि क्यों उसने बहू को सास की भाषा में ही जवाब देने का आइडिया दिया। अब तो घर में दो दो शायर हैं। दोनों एक साथ दुखी स्वर में कहते हैं, हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताए जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। एक दिन राधिका और उसकी सास को घर पर अकेले रहना पड़ गया था। तब विजय जाते जाते कहता है, सुनो, ताला लगा के सोना, अच्छे से खिड़की दरवाजे चेक कर लेना और मम्मी का बीपी भी चेक कर लेना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से जाइए शादी में, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। और अपना ख्याल भी रखना। हाँ जी, अपना भी रखूंगी। अब जाइए ना आप। थोड़ी देर बाद गांव में जीप पर लगे एक स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है। जीप वाला आदमी कहता है, सुनिए सुनिए, गांव में चोरी होने की वारदातें काफी बढ़ गई है, इसलिए सावधानी बरतें। अपनी खिड़की दरवाजे सही से बंद कर लें। अरे राधिका, सुना तुमने? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। नहीं मम्मी जी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, और कुछ भी होता है तो पुलिस का नंबर तो है ही मेरे पास। अच्छा, मेरी तो सांसें तेज चल रही है बेटा। एक तो ये विजय भी घर पर नहीं है। मम्मी जी, वो भी जल्दी ही आ जाएंगे, मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई थी। आप बस रिलैक्स रहिए। उधर दूसरी तरफ दो चोर रात में गांव में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों सास बहू अकेली है उस घर में। अच्छे से पता लगाया नो? हाँ, कोई और नहीं है घर पर। अच्छा मौका है हाथ साफ करने का। अरे वाह, अब आएगा मजा। देर रात को जब सब कुछ सुनसान होता है, दोनों चोर गांव की तरफ निकल जाते हैं। अरे कौन सा घर है? वो कोने वाला, तुम बस मेरा पीछा करो। ठीक है। दोनों दबे पांव बचते बचाते राधिका के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। ये सास बहू बड़ी चालाक है, कितना कस के सब बंद किया हुआ है, एक भी खिड़की नहीं खुल रही। चोर खिड़की खोल ही रहा होता है कि तभी बिजली जोर से कड़कती है और चोर डर जाता है। राधिका की सास भी चौंक कर उठ जाती है। राधिका भी उठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? घबराइए मत, मैं आपके पास ही हूँ। तुमने कुछ आवाजें सुनी? माँ जी, बस बिजली कड़की है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। राधिका जैसे ही पानी लेने के लिए उठती है, उसे खिड़की से चोर की परछाई दिखती है। ये देखते राधिका थोड़ा घबरा जाती है। वो अपनी सास को इशारा करती है। उसकी सास भी चोर को देखकर डर जाती है। शांत हो जाइए मम्मी जी। श्श। अरे मगर कैसे बेटा? हे भगवान, विजय को फोन लगा बेटा। माँ जी, इस वक्त अचानक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, आप बस शांत रहिए। उधर चोर अपने काम में लगा हुआ है। वो सब सामान देख रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है। सुनिए जी, देखिए तो, खिड़की के पास कोई है। मुझे लगता है चोर है। अरे, इसका पति तो घर पर है। नहीं, वो बाहर गया हुआ है, मैंने उसे खुद बस से जाते हुए देखा था।
तो ये बातें किससे कर रही है? राधिका जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए ना बाहर, मुझे पक्का शक है कि घर में कोई घुस आया है। अरे लगता है इसका पति आ गया है, ये दोनों अकेली नहीं है। भोलू की जानकारी तो गलत थी, भागो। चोर घबराकर जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी एक चोर का पांव फिसल जाता है, मगर वो फिर से जल्दी से खड़ा होकर भागने लगता है। वो गली के कोने तक पहुंचने ही वाला होता है कि पुलिस उसको पीछे से आके पकड़ लेती है। अरे रुको तो, किधर भाग रहे हो दोनों? कब से तुम दोनों की तलाश थी हमको? साहब छोड़ दो हमको साहब। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इतनी रात को क्या यहाँ जॉगिंग करने आए थे? हवलदार, दोनों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाओ। तभी पीछे से राधिका भी आ जाती है। मैम, आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। अगर सभी आपके जैसे नीडर नागरिक हो तो कितना अच्छा हो। सर, आपको मेरी सासू माँ ने फोन किया था, उनका ही आइडिया था ये। हाँ, और चोर को डराने का आइडिया तो राधिका का था। बहुत ही समझदार और नीडर है मेरी बहू। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन चोरों को पकड़वाकर देश की मदद की है। और हाँ, पुलिस स्टेशन आकर अपना इनाम जरूर से ले लीजिएगा। और अगले दिन विजय शहर से आ जाता है। वो अखबार में तस्वीर देखता है जिसमें राधिका और माँ इनाम ले रहे होते हैं। माँ, आपको कोई चोट तो नहीं आई है ना? अरे ना बेटा ना, जब तक राधिका साथ है तकलीफ कैसी। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो प्राउड ऑफ यू राधिका, तुम बहुत ही समझदार हो।